अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट 2 में हम मज़ीद आगे डिस्कशन करते हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और अब हम डिस्कस करते हैं अपना एसेट टर्नओवर रेशो। तो चलिए मैं वापस से अपने पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ। लेट से हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो ऊपर वाली कंपनी थी उसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 में आप देख लीजिएगा, सेल्स रेवेन्यू जो आ रहा था वो 1,20,000 रुपये आ रहा था। ठीक है जी, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5 लाख रुपए था, जिसमें से 4 लाख रुपए इक्विटी के थे और 1 लाख रुपए लोन के थे। अच्छा, इसके बाद हमारा एक पीबीआईटी या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट आ रहा था, और पीबीआईटी का अमाउंट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का जो अमाउंट था वो कितना आ रहा था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा था 50,000 रुपए। ठीक है जी। अब पहले तो मैं कुछ रेशियोज को कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको समझाता भी हूँ। देखें, एक रेशियो आपका जो है ना वो कहलाता है एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर जैसे कि ऊपर मैंने लिखा हुआ है, और एसेट टर्नओवर कैलकुलेट होता है एज सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारा सेल्स रेवेन्यू 1,20,000 रुपए है और हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 5 लाख रुपए है। एसेट टर्नओवर जो है वो इन टाइम्स कैलकुलेट किया जाता है, या आप इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम इन टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ये बन जाएगा आपका 0.24। 0.24। ठीक है जी। या आपने कैलकुलेट कर लिया अपना एसेट टर्नओवर। पहले मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूँ और फिर मैं समझा देता हूँ या इंटरप्रिटेशंस कर लेता हूँ कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, एसेट टर्नओवर के अलावा जो है ना एक और रेशियो जो कभी कभी कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट परसेंटेज। और नेट प्रॉफिट परसेंटेज हम बाद में इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, वो होता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। तो अगर मैं यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा वो बन रहा होगा, पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ फिर इंटरप्रिटेशन, वो बन जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 रुपए। और 50,000 को जब मैं 1,20,000 से डिवाइड करूंगा तो ये बन रहा होगा आपका तकरीबन 41.67%। ठीक है, 41.67%। अच्छा, फिर एक रेशियो आपने ऊपर पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप डिवाइड कर देते हो अपने सेल्स, सॉरी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को आप डिवाइड कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो मैं यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करता हूँ। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसको वापस कैलकुलेट करने की रीजन है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने यहाँ पर 50,000 को डिवाइड कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट से, जो कि 5 लाख है, और ये आ जाएगा आपका 10%। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक चीज ये सिखानी है कि कभी भी अगर आप ऐसे टर्नओवर को नेट प्रॉफिट परसेंटेज से माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो आ जाएगा। आप कर देख लें मल्टीप्लाई। अगर कोई भी 41.67 को मल्टीप्लाई कर देता है 0.24 से, तो वो 10% पर ही आ रहा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बराबर होता है किसके? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के। नेट प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है? नेट प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो बराबर होता है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू के। और जो एसेट टर्नओवर होता है वो किसके बराबर होता है? जो एसेट टर्नओवर का रेशियो होता है वो बराबर होता है सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड के। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इफेक्टिवली इफेक्टिवली सेल्स रेवेन्यू से सेल्स रेवेन्यू अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर में पीबीआईटी बचेगा जो कि आरओसीई में आता है, और डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा जो कि आरओसी में आता है। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे एसेट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट परसेंटेज को, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशियो बन जाएगा। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो रेशियो है वो हम पढ़ चुके हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये बताता है 10%, हमें ये बता रहा है कि कंपनी में जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है या जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, कंपनी उसका 10% रिटर्न जनरेट कर रही है। और क्योंकि ये आरओई नहीं है, ये आरओसीई है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिटर्न जो है इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि शेयर होल्डर्स का और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स दोनों का रिटर्न शामिल है, और उसकी 1% है। अच्छा सर, एसेट टर्नओवर क्या बताता है? पहले हम एसेट टर्नओवर को समझते हैं। देखें, एसेट टर्नओवर अगर सिंपल लफ्जों में मैं समझाऊं तो उसमें हमने सेल्स रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड से। सही है ना? एज्यूम करो कि एक कंपनी ने
जो सेल्स रेवेन्यू वो 100 रुपए जनरेट करा और इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 50 था, तो इसका एसेट टर्नओवर आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, आई रिपीट, एज्यूम करो कि एक कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 100 रुपए है और उसका कैपिटल एम्प्लॉयड 50 रुपए है, तो उसका एसेट टर्नओवर जो आएगा वो आएगा 2 टाइम्स। ये जनरली टाइम्स में लिखा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी जो है वो 50 रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एज वेल एज लोन। कैपिटल एम्प्लॉयड वो पूरा पैसा है जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है। तो एसेट टर्नओवर ये बता रहे हैं कि जो तुमने 50 रुपए लगाए थे उससे तुमने बिजनेस किया और तुम्हारे बिजनेस से तुमने 100 रुपए की सेल्स जनरेट करी, है ना। सेल्स रेवेन्यू क्या है? सेल्स रेवेन्यू जो आप जनरेट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो आपका एसेट टर्नओवर अगर सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, लेट से आपकी 100 रुपए की सेल्स है और आपने 50 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट करा था, तो आपने एसेट टर्नओवर आपको ये बताता है कि कितने अच्छे से अपने अपने एसेट्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज किया। ठीक है ना, यानी कि ये बताता है कि हाउ एफिशिएंटली हाउ एफिशिएंटली हाउ एफिशिएंटली हाउ एफिशिएंटली इन्वेस्टमेंट in business, how efficiently investment in business was used to generate sales revenue। सर दूसरे लफ्जों में भी बताएं, थोड़ा सा आसान कर कर बताएं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके बिजनेस में लगा हुआ टोटल पैसा है। एज्यूम कर लो कि लेट से आप जो है वो कोई टैक्सी सर्विस चलाना चाह रहे हो। आपने टैक्सी सर्विस चलाने के लिए जो है ना वो 15 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी। 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और उसको जो है ना वो आप 8 घंटे चला रहे हो, 8 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि सुबह 9 बजे गाड़ी निकलती है और शाम जो है वो कह लो कि 5 बजे तक चलती है, यानी कि 8 घंटे ये गाड़ी चलती है। अब आपने इस बिजनेस में 15 लाख रुपए की गाड़ी लगाई हुई है। जाहिर है वो गाड़ी के लिए या तो आपने लोन लिया होगा या तो आपने अपने पैसे लगाए होंगे, विच इज इक्विटी। उसके जरिए आप जो है आपने 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट करी है उससे आप जो है वो 9 से 5 बजे तक गाड़ी चलाते हो और गाड़ी चलाकर और सेल्स रेवेन्यू जनरेट होता है, कस्टमर बैठते हैं पैसा देते हैं। एज्यूम कर लो कि 8 घंटे रोज गाड़ी चलती है, तो पूरे साल में जो है ना वो आप कह लो कि 4.5 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो आपका एसेट टर्नओवर कितना आएगा? आपका एसेट टर्नओवर 3 टाइम्स आएगा। आपने 15 लाख की गाड़ी एक टैक्सी सर्विस में लगाई। आप उस टैक्सी सर्विस में उस गाड़ी को 8 घंटे इस्तेमाल करते हो। आपने सुबह 9 से 5 बजे का एक ड्राइवर रखा हुआ है, वो गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलाते हैं, कस्टमर्स बैठते हैं पैसा देते हैं, वो सेल्स रेवेन्यू है। तो आपका एसेट टर्नओवर 3 टाइम्स है। अब लेट से आपका जो दोस्त है, आपके दोस्त ने भी 15 लाख की ही गाड़ी ली थी और आपके ही साथ ली थी। जब आपने ये गाड़ी ली थी तो उसने बोला था मैं भी ऐसा बिजनेस करूंगा और मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। लेकिन उसने ये सोचा कि यार मैं सिर्फ 8 घंटे गाड़ी नहीं चलाऊंगा बल्कि मैं 24 घंटे गाड़ी चलाऊंगा। यानी कि लेट से सुबह 9 से 5 एक ड्राइवर को दे दूंगा, फिर 5 बजे दूसरा ड्राइवर आएगा, पहले ड्राइवर से गाड़ी लेकर रात 1 तक चलाएगा और तीसरा ड्राइवर रात 1 से सुबह 9 बजे तक गाड़ी चलाएगा। इससे क्या होगा? मेरी इन्वेस्टमेंट उतनी है लेकिन मैं उस इन्वेस्टमेंट को इतना रगड़ कर इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं कि मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो इंक्रीज हो सकता है। अब जहां पर 8 घंटे चलाकर साल का 45 लाख का सेल्स रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वहां पर थ्राइस, क्योंकि 8 के बजाय 24 घंटे गाड़ी चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर 135 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो 0,0,0,0,0, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 4.5 के बजाय 13.5 लाख का सेल्स रेवेन्यू में जनरेट कर सकूं ऑन सेम इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस बंदे ने 15 लाख रुपए की ही गाड़ी ली लेकिन वो गाड़ी जो है वो उस सर्विस में 24 घंटे चलाता है, 8 घंटे की 3 शिफ्ट। तो इसका जो आपका एसेट टर्नओवर आएगा वो कितना आएगा? इसका एसेट टर्नओवर जो आपका आ रहा होगा वो आ रहा होगा 9 टाइम्स। तो एसेट टर्नओवर आपको क्या बताता है कि भाई जो आपके इन्वेस्टेड फंड्स हैं, इन्वेस्टेड पैसे हैं, उसको आप कितने एफिशिएंटली या कितना ज्यादा रगड़ कर इस्तेमाल कर रहे हो, कितना उसको निचोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका एसेट टर्नओवर ज्यादा है तो आपके लिए बेहतर है। देखो यहाँ पर पहले वाला बंदा जो है वो 1.5 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर 4.5 लाख रुपए का 4.5 मिलियन रुपीस का 45 लाख रुपए का सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। दूसरे बंदे ने भी सेम अमाउंट करी इन्वेस्ट, लेकिन उसने सोचा कि मैं बिजनेस इतना चलाऊंगा या उसके जो ऑपरेशनल आवर्स होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि उसकी वजह से सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो उसने जो है वो बहुत ज्यादा टाइम जो है वो गाड़ी चलाई और गाड़ी चलाकर जो है वो ज्यादा सेल्स रेवेन्यू जनरेट करा। तो हायर द एसेट टर्नओवर जनरली द बेटर इट इज। जिस कंपनी का एसेट टर्नओवर ज्यादा होगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको अगर आसान लफ्जों में समझे तो ऊपर एक प्रॉफिट की फिगर आ रही है
और नीचे जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू की फिगर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये एक अलग डिस्कशन ही है, हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर सिंपल लफ्जों में समझो तो एक तरह से आप प्रॉफिट और सेल्स रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हो। मिसाल के तौर पर लेट से एक कंपनी है वो 20 रुपए कमाती है हर 200 रुपए की सेल्स पर, तो इसका जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 20 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि कितना परसेंट आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करते हैं तो ये आएगा 10%। इसका ये कहने का मतलब ये होगा कि 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि हर 100 रुपए के सेल्स रेवेन्यू में 10 का प्रॉफिट होता है। और अगर हर 100 के सेल्स रेवेन्यू में 10 का प्रॉफिट होता है तो मेरे खर्चे कितने होते हैं, मेरे खर्चे 90 होते हैं, है ना। मेरे खर्चे कितने होते हैं, मेरे खर्चे 90 होते हैं, मेरे खर्चे 90 होते हैं। देखो नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि एक्सपेंसेस पे कर आपके पास जो मुनाफा या प्रॉफिट बच गया, सेल्स रेवेन्यू में से सारी कॉस्ट माइनस होती है तो प्रॉफिट रह जाता है। तो अगर आपका प्रॉफिट 10 आ रहा है और आपका सेल्स रेवेन्यू 100 है तो इसका मतलब ये है कि हर 100 में से 10 का प्रॉफिट होता है और 90 आपके खर्चे होते हैं। और इसीलिए अगर आपका प्रॉफिट टोटल 20 रुपए था और आपने 200 रुपए की सेल्स रेवेन्यू जनरेट करी थी तो आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज 10% आया था। नेट प्रॉफिट परसेंटेज भी अगेन जितना ज्यादा होगा और उतना अच्छा होगा। और ये ज्यादा कैसे होगा, अगर आप किसी तरह से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लो, अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो, आपके अगर खर्चे कंट्रोल में हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इस चीज को बताता है कि भाई आप कितना मुनाफा कमा रहे हो। अगेन मैंने डिटेल में नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ रखता हूँ। अब जरा यहाँ पर देखिएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ओवरऑल क्या बताता था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ओवरऑल ये बताता था कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट रिटर्न कमा रहा हूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना परसेंट रिटर्न कमा रहा हूं। 10% का ये मतलब है कि हर 100 रुपए जो मैंने इस बिजनेस में लगाए हैं उस पर मैं 10 रुपए कमा रहा हूं। एसेट टर्नओवर मुझे ये बताता था कि मैंने अपने एसेट्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल करा है। एसेट टर्नओवर अगर किसी का 3 टाइम्स है और किसी का 9 टाइम्स है तो 9 टाइम्स जो है वो 3 टाइम्स से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो कंपनी की हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि वो अपना एसेट टर्नओवर बेहतर से बेहतर करे, ज्यादा से ज्यादा करे। नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमें ये बताता है कि भाई तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने अच्छे से कंट्रोल में हुए हैं, जितने कम एक्सपेंसेस होंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा, उतनी नेट प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो अगेन जितना ये ज्यादा होगा उतना भी कंपनी के लिए अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है उसका एसेट टर्नओवर 0.24 है और उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज 41 से लेकर लेट से इंक्रीज हो जाए और 60% हो जाए तो इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा वो हो जाएगा 60 इंटू 0.24 विच इज 14.4%। आप देख रहे हो कि अगर आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, किसी तरह से आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लो, ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दो तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरे एंगल पर अगर लेट से मैं ये बोलूं कि किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर जो है वो 0.24 के बजाय 0.48 यानी कि डबल हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 41.67% ही रहने देते हैं और इस तरह कर कर हमारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा वो 41.67 इंटू 0.48 यानी कि ये बन रहा होगा तकरीबन 20% के आसपास। तो देखें जितना जितना एसेट टर्नओवर ज्यादा होगा उतना भी कंपनी के लिए अच्छा है क्योंकि वो बता रहा होगा कि कितने एफिशिएंटली आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज कर रहे हो टू जनरेट सेल्स। जितना नेट प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा उतना भी अच्छा होगा, ये इंडिकेट कर रहा होगा कि आपने कितना अच्छा कंट्रोल रखा हुआ है ओवर योर एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतने मुनाफे या प्रॉफिट ज्यादा होंगे या सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो भी नेट प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। और इन दोनों का रिजल्ट या प्रोडक्ट जो है वो ये नंबर है। अब ये रेशियोज अलग से भी मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने डिस्कस करे में, यहाँ पर मैंने इनको लिंक अप किया है तीनों को और तीनों में से एसेट टर्नओवर को थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। होप कि आपको कुछ ना कुछ बात जरूर 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 समझ में आई होगी और आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ये आपका एसेट टर्नओवर होता है। मुख्तलिफ मजीद चीजें जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की वो जब जब हम सवाल आगे सॉल्व करेंगे तो सवाल सॉल्व करते करते इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने एक और कैटेगरी ऑफ रेशियोज पर। हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में बहुत सारी बात कर ली। हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बाद जो है वो एक और कैटेगरी है रेशियोज की जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियोज कहते हैं और लिक्विडिटी रेशियोज भी हमारे पास पेंडिंग है। तो दोनों में से चले हम पहले जो लिक्विडिटी रेशियोज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज पर आ जाते हैं तो मैं जरा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए लिक्विडिटी रेशियोज में जनरली आपको दो तरह के रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे।
लिक्विडिटी रेशियोज की जब बात हो रही होगी तो लिक्विडिटी रेशियोज में अमूमन आमतौर पर दो तरह के ऐसे रेशियोज हैं कि जिनकी आपसे कैलकुलेशन पूछी जाएगी। एक जो फेमस लिक्विडिटी रेशियो है वो मेरा करंट रेशियो है, एक जो फेमस करंट रेशियो है, ठीक है ना, और एक जो दूसरा आपका लिक्विडिटी का रेशियो आपसे कैलकुलेट करवाया जाता है वो कहलाता है क्विक रेशियो। तो मैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों के फॉर्मूले लिखता हूँ, फिर इनको मैं कैलकुलेट करता हूँ और फिर इनको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब जब हम अपने करंट रेशियो की बात करते हैं तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं क्विक रेशियो की बात करता हूं तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, यानी कि जितने भी मेरे करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स आपको बैलेंस शीट से मिलेंगे, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं अपने स्टॉक की वैल्यू, और फिर जो अमाउंट आता है उसको मैं डिवाइड कर देता हूं अपनी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू से। तो एक करंट रेशियो है और एक क्विक रेशियो है। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक रेशियो है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब एक एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। लेट से मैं जो है वो तीन कंपनीज की एग्जांपल ले लेता हूँ। कंपनी हमारे पास है ए कंपनी, कंपनी हमारे पास है बी कंपनी और कंपनी हमारे पास है सी कंपनी। कंपनी ए के जो करंट एसेट्स हैं, कंपनी ए के जो करंट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मैं लिख देता हूं, और कंपनी ए के जो करंट एसेट्स हैं उनकी फॉर एग्जांपल वैल्यू है 15। कंपनी बी के करंट एसेट की वैल्यू है 50 और कंपनी सी के करंट एसेट्स की वैल्यू है 5। कंपनी ए बी और सी की जो करंट लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूज भी लिख देता हूं, और कंपनी ए बी और सी की जो करंट लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यूज में लिख देता हूं 10, 10 और 10। अब इन तीनों का मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करता हूं तो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिहाजा 15 डिवाइडेड बाय 10, 15 डिवाइडेड बाय 10 जो है वो 1.5/1 या 1.5:1 आ जाता है, ठीक है जी। आप जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा 1 हो जाता है, तो 15 को 10 से डिवाइड करोगे उसको 3/2 भी लिख सकते हो, उसको 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 या 3:2 भी लिख सकते हैं, या 1.5:1 भी सिंपल फॉर्म्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से 50 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो 5:1 भी लिख सकते हैं, या 5 डिवाइडेड बाई 1 भी लिख सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। और फिर 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 डिवाइडेड बाई 10 जो है इसको हम लोग जो है वो 0.5:1 भी लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है जी। अब जनाब ये करंट रेशियो हमें बताता क्या है, ये करंट रेशियो क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम क्विक रेशियो पर चलेंगे। देखिए करंट एसेट्स क्या होते हैं पहले ये समझो। करंट एसेट्स में आपके पास जो है वो कैश का बैलेंस आता है, करंट एसेट्स में बैंक का बैलेंस आता है, करंट एसेट्स में रिसीवेबल्स आते हैं, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू आती है। यानी कि करंट एसेट में हर वो चीज होती है, करंट एसेट में हर वो चीज होती है जो या तो कैश है, या तो मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो बैंक का पैसा है, या फिर कोई रिसीवेबल है। सर रिसीवेबल कौन होता है, जिससे पैसे मुझे रिसीव करने हैं, जो मुझे कुछ टाइम में पैसे दे देगा, जो मुझे कुछ टाइम में पैसे दे देगा तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। या फिर इन्वेंट्री आती है। इन्वेंट्री क्या होती है, जो मैं लोगों को क्रेडिट पर बेचता हूँ, जब मैं लोगों को क्रेडिट पर इन्वेंट्री बेचता हूँ या कैश पे बेचता हूँ तो वो रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होती है, या फिर मेरे पास कैश आता है। तो इफेक्टिवली करंट एसेट्स में हर वो चीज होती है जो आज खुद कैश है या विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। करंट एसेट वो चीजें होती हैं जो लिक्विड होती हैं एज कंपेयर टू नॉन करंट एसेट्स। देखें इसमें क्या क्या है, इसमें इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जिस चीज का मेरा कारोबार होगा वो चीज, वो जैसे ही मैं बेचूंगा तो वो चीज जो है वो रिसीवेबल्स में या डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मान लो मैं अपने पास इन्वेंट्री लेकर आया और 30 दिन में वो इन्वेंट्री जो है वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गई, यानी कि 30 दिन में वो बिक गई। बिक गई तो रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गई। रिसीवेबल्स ने बोला कि भाई हम आपको 10 दिन या 5 दिन या 3 दिन या 15 दिन में पैसे दे देंगे। जैसे उन्होंने पैसे दिए तो पैसे जो है वो बैंक में आ गए या कैश की फॉर्म में मेरे पास रिसीव हो गए। मान लो कि 10 दिन का उन्होंने टाइम मांगा था और 10 दिन में उन्होंने पैसे दे दिए। तो करंट एसेट्स में या तो कैश है यानी कि जो मेरे हाथ में लिक्विड कैश है, बैंक की वैल्यू है यानी कि जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो है, रिसीवेबल्स हैं जो कि सूनर और लेटर कुछ दिनों में कैश या बैंक में पैसा जो दे देंगे और कैश या बैंक में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब रिसीवेबल मुझे पैसे देते हैं तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट करता हूं और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करता हूं, विच मीन्स के मेरे रिसीवेबल मुझे पैसे देते हैं तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। यह इन्वेंट्री है जो बिकेगी और फिर कुछ टाइम बाद वो रिसीवेबल बनकर और फिर कुछ टाइम बाद वो बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये वो सारी वैल्यूज होती हैं जो या तो है ही कैश या तो कैश में इजीली कन्वर्टेबल है, कुछ टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा,
करंट लायबिलिटीज में क्या होता है सर? करंट लायबिलिटीज में जो है वो मेरे पेएबल्स का बैलेंस होता है, यानी कि मेरे सप्लायर्स को जो मुझे पैसे देने हैं, मेरा पेएबल्स होता है इसमें, ठीक है ना। मेरे एक्रूड अमाउंट्स होते हैं, एक्रूअल्स होते हैं, यानी कि किसी को मुझे सैलरी देनी है, उसका उधार है, किसी को मुझे इलेक्ट्रिसिटी का रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। यानी कि करंट लायबिलिटीज हर वो चीज है जो मुझे विद इन 1 ईयर जिनकी पेमेंट करनी है, इनको मुझे विद इन 1 ईयर सेटल करना होता है, इनको मुझे विद इन 1 ईयर पे करना होता है। तो अगर मेरे पास मेरा करंट रेशो मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और हाईलाइट करूंगा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना कंपनी की, तो करंट एसेट्स की जो लिस्ट होती है वो आपको बैलेंस शीट पर यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिलती है, जिसमें आप सबसे पहले गौर से सुनो, सबसे पहले इन्वेंट्री की वैल्यू लिखोगे अगर यही चार आपके पास करंट एसेट्स है। उसके बाद आप रिसीवेबल्स की वैल्यू लिखोगे, उसके बाद आप बैंक बैलेंस लिखोगे, उसके बाद आप कैश लिखोगे। हमेशा किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखोगे तो सबसे नीचे मोस्ट लिक्विड चीज आएगी, सबसे ऊपर लीस्ट लिक्विड चीज आएगी। मोस्ट लिक्विड चीज का मतलब ये है कि जो चीज कैश है या कैश में कन्वर्ट जल्दी से हो जाएगी। लीस्ट लिक्विड जिसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैश में कन्वर्ट होने में। अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री बिकेगी, वो रिसीवेबल्स में कन्वर्ट होगी, रिसीवेबल्स जो है वो कन्वर्ट होंगे और वो मुझे पैसे देंगे तो वो बैंक या कैश में कन्वर्ट होंगे। तो इस ऑर्डर में हम अपने करंट एसेट्स को अपने बैलेंस शीट पर मेंशन करा करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास करंट एसेट्स आ रहे हैं तो करंट एसेट्स का मतलब ये हो गया कि ये वो अमाउंट है जो मुझे सूनर और लेटर जो है वो रिसीव होंगे या है ही कैश या बैंक में। करंट लायबिलिटीज का मतलब ये है कि ये वो अमाउंट है जो सूनर और लेटर मुझे पे बैक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट कंपनी ए की बात करता हूँ, गौर से सुनिएगा, कंपनी ए के पास 15 रुपए के करंट एसेट्स हैं, यानी कि कैश है, बैंक में पैसा है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, ये वो अमाउंट है जो सूनर और लेटर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या है ही कैश। और 10 रुपए की लायबिलिटीज है, और 10 रुपए की लायबिलिटीज है, यानी कि उधार इस पर 10 रुपए का है। तो भाई अगर 15 रुपए हैं और 10 रुपए का उधार है तो ये अपने उधारों को आराम से पूरा कर सकता है। जब हम बी की बात करते हैं तो बी के पास 50 रुपए के करंट एसेट्स हैं, कैश है, बैंक में पैसा है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ये वो अमाउंट है जो कैश है या बैंक में है या जल्दी से कैश या बैंक में कन्वर्ट हो सकता है, और सिर्फ 10 रुपए के उधार है। और सी के पास 5 रुपए के, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के करंट एसेट्स हैं। और करंट लायबिलिटीज कितनी है? करंट लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसके हाथ में पैसा है। तो हम ये कहेंगे कि बी जो है ना वो मोस्ट लिक्विड है। बी मोस्ट लिक्विड इसलिए है, और अपने बी एक ऐसी कंपनी है जो अपने उधारों को सबसे आसानी से पूरा कर सकती है। हम सी कहेंगे कि सी जो है ना वो एट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, यानी कि वो डिफॉल्ट कर सकती है। क्यों डिफॉल्ट कर सकती है? इसलिए डिफॉल्ट कर सकती है क्योंकि उसके उधार ज्यादा है और उसके हाथ में पैसा कम है। तो यहां पर अगर मैं अपने पास इन सिनेरियोस को देखूं तो बी जो है उसके पास सबसे ज्यादा करंट एसेट्स हैं और सबसे कम करंट लायबिलिटीज हैं। अच्छा सर, रेशो को इंटरप्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखें, ए का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 1.5:1। 1.5:1 का मतलब ये है कि अगर कंपनी ए की बात करें तो हर एक रुपए हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 1.5 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद मौजूद हैं, जिनसे उन लायबिलिटीज की पेमेंट हो सकती है। देखा आपने, 1.5:1 आप डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें और आप कहें हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी ए के पास 1.5 रुपए, यानी कि जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू 1.5 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जिससे उस उधार की पेमेंट हो सकती है, उस उधार को पे किया जा सकता है। अगर आप कंपनी बी की बात करते हैं तो कंपनी बी में क्या है? कंपनी बी में हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी बी के पास 5 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जिनसे वो उधार पे होगा। जबकि कंपनी सी के पास हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 0.5 रुपीज के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जिनसे वो उधार पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बी सी की जो पोजीशन है ना वो तो सबसे खराब है, वो एक रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका करंट रेशो 0.5:1 हो। 0.5:1 जो है वो अच्छा करंट रेशो नहीं है, ये अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि आपके उधार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं और आपकी जो करंट एसेट्स की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बहुत कम नजर आ रही है। अच्छा सर, ए और बी में से बी बेहतर है, आप क्या ये कहेंगे? नहीं, बी बेहतर नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो?
देखें बी लिक्विड सबसे ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन बी की इन इटसेल्फ पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, इसके पास कुछ इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है। कैसी? देखें उसकी आप यूं मिसाल समझने के, लेट से आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक बंदे हो, आप एक इंडिविजुअल हो, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और वो 5 करोड़ रुपए जो है ना वो आपने घर पे अपने लॉकर में रखे हुए हैं। आप पे उधार सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए का, आप पे उधार लोगों का जो है ना वो 1 करोड़ रुपए का, यानी कि आप 4 करोड़ के सरप्लस में हो ना। जिस तरह कंपनी बी की पोजीशन है कि 50 रुपए पर 10 रुपए का उधार है तो 40 के सरप्लस में। भाई आप एज ए इंडिविजुअल 5 करोड़ रुपए आपने अपने घर की तिजोरी में रखे हुए हैं, या आपने जो है वो बैंक में रखे हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं रखे हुए, यानी कि वो कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू कमा कर नहीं दे रहे और 1 करोड़ के उधार है। तो ये अच्छी पॉलिसी नहीं होती कि आप अपने पास करंट एसेट्स जो है ना वो एज कंपेयर टू करंट लाइबिलिटीज इतने ज्यादा रखो। तो सर कंपनी बी को क्या करना चाहिए? देखें एक मुनासिब हद तक, एक मुनासिब हद तक आपके पास घर पर या आपके बैंक अकाउंट में कैश जरूर होना चाहिए। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि कंपनी सी की तरह आपके पास करोड़ रुपए के लोन हो और आपने 50 लाख रुपए हाथ में रखे हुए, ऐसा भी नहीं है। आपके पास एक रीजनेबल, एज ए इंडिविजुअल सोचो, रीजनेबल अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है, आपके पास कैश बहुत ज्यादा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, सच एज कि आप जो है इसको नॉन करंट एसेट्स में कन्वर्ट करो, अपने करंट एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स में कन्वर्ट करो। कोई फैक्ट्री ले लो, ठीक है जी, फैक्ट्री जो है वो काम करेगी तो आपको मजीद पैसा बना कर देगी। कोई मशीन परचेज कर लो, मशीन जो है वो आपके पास कोई प्लांट है उसमें एक एक्स्ट्रा मशीन ले लो अगर आप कंपनी हो तो। या कोशिश ये होनी चाहिए इंसान की कि वो एक एक स्पेसिफिक अमाउंट अपने करंट एसेट्स में या कैश या बैंक में तो रखे, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज्यादा ना हो। बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाना भी खतरे की बात या अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि पैसे इन इटसेल्फ पड़े पड़े भी डीवैल्यू हो जाते हैं। और इतने ज्यादा पैसे रख रहे हो जो खुद कुछ कमा कर नहीं देंगे। आप अगर घर पर 5 करोड़ रख दो तो एक साल बाद वो 6 करोड़ या 7 करोड़ खुद ही नहीं हो जाएंगे, आपने उसको बिजनेस में रोटेट करना होगा। तो हम ये कहेंगे कि जो सबसे अच्छा करंट रेशियो जिसने मेंटेन किया हुआ है ना वो ए है। ठीक है, सबसे अच्छा करंट रेशियो जो जिसने मेंटेन किया हुआ है ना वो ए है, वो ए है। ए क्यों है सबसे अच्छा करंट रेशियो? ए इसलिए सबसे अच्छा करंट रेशियो है क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी नहीं है, ये 0.5:1 में भी नहीं है, यानी कि इसके करंट एसेट्स अपनी करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है और ये अपनी ऑब्लिगेशंस को आराम से फुलफिल कर सकता है। ए ऐसा भी नहीं है कि इस पोजीशन में कि उसके पास एक्सट्रीमली हाई लिक्विडिटी हो, बहुत ज्यादा लिक्विड हो और बहुत ज्यादा पैसा उसके पास हो और उसने वो पैसा कहीं पर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, उसने नॉन करंट एसेट्स में लगाया हुआ है, ऐसा भी नहीं है। उसने एक मुनासिब पैसा अपनी जेब में रखा हुआ है जिससे वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकेगा। ठीक है जनाब, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी विद रिगार्ड्स टू करंट रेशियो। अब हम आ जाते हैं क्विक रेशियो पर। देखिए क्विक रेशियो जो है ना, क्विक रेशियो जरा गौर से सुनिएगा। क्विक रेशियो में आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस कर देते हो और फिर करंट लायबिलिटीज को डिवाइड करते हो। सर हम स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं? अच्छा जी, स्टॉक को माइनस करने की रीजन ये होती है कि जैसा कि हमने पढ़ा स्टॉक इज लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड का मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो पहले बिकेगा, बिकेगा तो वो रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, फिर रिसीवेबल मजीद कुछ टाइम मांगेंगे कि जिसके बाद वो कैश में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी। देखें जब आपके पास इन्वेंट्री होती है, लेट से आपकी शॉप है, बुटीक है, कोई गारमेंट्स की कंपनी है, तो आपके पास इतनी सारी इन्वेंट्री है, माल है पड़ा हुआ है, या आपका कोई फर्नीचर का बिजनेस है, या आपका कोई केमिकल्स का बिजनेस है, तो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो वो आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं होता आपने इन्वेंट्री खरीदी, आप शोरूम पे लेकर आए, अपने ऑफिस पर या अपनी शॉप पे लेकर आए और बस कस्टमर खड़ा था वो खरीद कर ले गया। जनरली ऐसा नहीं होता। इन्वेंट्री बिकने में कुछ दिन लेती है, कुछ टाइम लेती है। मिसाल के तौर पर जैसे गाड़ी का शोरूम है, तुमने जो है वो गाड़ियां अपने शोरूम पे लगाई हुई हैं, तो ऐसा नहीं है तुम बस गाड़ी लेकर आए, तुमने अपने शोरूम पे पार्क करी और कस्टमर आया बोला यार ये मुझे बेच दो मैं खरीदना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। बल्कि 10 कस्टमर आएंगे, सवाल जवाब पूछेंगे, किसी एक से डील फाइनल होगी, किसी एक से बात बनेगी, तो इन्वेंट्री को बिकने में टाइम लगता है। अच्छा, जितना टाइम इन्वेंट्री को बिकने में लगता है ना वो उसको हम इन्वेंट्री डेज या स्टॉक डेज कहते हैं। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे अगले लेसन में कि स्टॉक डेज क्या होता है। लेट से 1 जनवरी को इन्वेंट्री खरीदी, 30 दिनों में वो बिकी, तो ये स्टॉक डेज कहलाते हैं। फिर जब कोई चीज आपसे खरीद कर जाता है तो वो उधार पर खरीद कर लेकर जाता है और जितने दिनों बाद वो पेमेंट करता है उसको हम डेटर डेज या रिसीवेबल डेज कहते हैं, यानी कि जितने टाइम का क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है। जाहिर है कोई मुझसे चीज खरीद कर जाएगा क्रेडिट पर, तो उसी वक्त वो पैसे पे नहीं करेगा, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद मुझे पेमेंट करेगा, तो जितने टाइम बाद वो पेमेंट मुझे करेगा वो मेरे डेटर डेज या रिसीवेबल डेज कहलाएंगे। तो लेट से वो 10 दिन है। अब एज्यूम कर लो कि हम कंपनी ए की मिसाल लेते हैं। देखिए हमने कंपनी ए के लिए बोला कि 1.5:1 का इसका करंट रेशियो है
और इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए 1.5 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जिससे वो लायबिलिटी सेटल हो सकती हैं, पे हो सकती हैं। लेकिन हम अगर क्विक रेशियो पर आए, एज्यूम कर लो कि कंपनी ए के पास जो करंट एसेट्स थे ना 15 रुपए के, इसमें आपके पास स्टॉक था 12 रुपए का, इसमें आपके पास जो रिसीवेबल्स का बैलेंस था वो 2 रुपए था, और इसमें आपके पास जो कैश था ना वो 1 रुपया था। तो यार ऑल्दो कंपनी ए का करंट रेशो ठीक है, लेकिन अगर मैं कंपनी ए का क्विक रेशो कैलकुलेट करूंगा तो आप देखेंगे करंट एसेट्स का ब्रेकअप है ना, करंट एसेट्स में जो है वो बैंक में तो पैसा ही नहीं, कैश 1 रुपया सिर्फ और सिर्फ, 2 रुपए के रिसीवेबल है 3 है, और 12 रुपए की इन्वेंट्री है। अच्छा, क्विक रेशो दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है। एक तो ये है कि करंट एसेट्स, कंपनी ए के करंट एसेट्स है 15 माइनस स्टॉक, यानी कि स्टॉक की वैल्यू है 12, डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज यानी कि 10। तो इस तरह से क्विक रेशो कैलकुलेट करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.3:1 आएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस ना करो, बल्कि आप वो वाले करंट एसेट्स ले लो जिसमें स्टॉक नहीं है। एक ही बात हो गई ना, यानी कि मैं रिसीवेबल्स और कैश इन दोनों को ही सिर्फ लिख दूं ऊपर, तो मेरा जो क्विक रेशियो है वो ऐसे भी आ सकता है ना, 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.3:1। भाई मैं 15 में से 12 माइनस करूं तो बचूंगा किस पे, 3 पर, यानी कि रिसीवेबल्स और कैश पर। सर करंट रेशियो में स्टॉक माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि ये लीस्ट लिक्विड चीज होती है, और हमारी एग्जांपल के हिसाब से इसको 40 दिन लग जाएंगे कैश में कन्वर्ट होने के लिए। देखो कोई मुझसे उधार मांगने आएगा तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है ये ले जाओ। कोई अगर मुझसे उधार मांगने आएगा तो मेरे पास कैश होना चाहिए, मेरे पास बैंक में पैसा होना चाहिए, मेरे पास एक ऐसा अमाउंट होना चाहिए जो मैं उसको पे कर सकूं। तो अगर कंपनी ए की बात करते हैं तो कंपनी ए का क्विक रेशियो अगर हमने निकाला ना तो वो 0.3:1 आ रहा है। अब जरा इसकी इंटरप्रिटेशन सुनिएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के कंपनी के पास 0.3 रुपी के वो करंट एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है। ठीक है, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी के पास 0.3 रुपी के वो करंट एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक की वैल्यू शामिल नहीं है। तो अगर मैं कुछ इस तरह से सोचूं कि क्या कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज वक्त पर पे कर पाएगी, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ऑल्दो करंट रेशो के हिसाब से 1.5:1 का रेशियो बन रहा था, लेकिन जब मैं क्विक रेशियो पर आया तो मुझे पता चला कि इस 15 रुपए के करंट एसेट्स में से 12 रुपए ऐसे हैं जिसको कैश बनने में एक वक्त लग सकता है। और अगर कोई अपने 10 रुपए का उधार मुझसे मांगने आया तो मेरे पास सिर्फ 3 रुपया होगा, वो भी हम ये कंसिडर कर लें कि रिसीवेबल्स का 2 रुपया कैश में आने वाले 2-4 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी को अपने उधार वापस करने में मसला हो। तो सर लिक्विडिटी रेशियोज का मेन पर्पस क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो उनका मेन पर्पस ये होता है कि वो आपको ये बताए कि रेडीली कितना आपके पास कैश अवेलेबल है और कितने आराम से आप अपनी जो करंट लायबिलिटीज होंगी उनको सेटिस्फाई कर सकोगे, उनको मीट कर सकोगे। हम लिक्विडिटी रेशियोज तब कैलकुलेट करेंगे जब कोई सवाल मुझसे ये पूछेगा कि कंपनी कितने आसानी से, कितने आराम से अपनी करंट लायबिलिटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को सेटल कर सकेगी। जिस कंपनी का करंट रेशो सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगी, लेकिन बहुत ज्यादा करंट रेशो हो जाना लिक्विडिटी तो अच्छी कर देता है, बहरहाल अक्लमंदी नहीं होती। जिस तरह से एक बंदा अपने जेब में 5 करोड़ रुपए रख कर घूम रहा हो तो वो पड़े पड़े 6 करोड़ नहीं हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि उसमें से वो कुछ अमाउंट अपने पास इन्वेस्ट कर दे। अगेन क्विक और करंट रेशो मैंने सेपरेटली कुछ लेक्चर्स में डिस्कस भी करे हैं, तो वो भी मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। हम अपने रेशियोज की अलग टाइप पर अब बढ़ते हैं, और वो है हमारे वर्किंग कैपिटल के रेशियोज, वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी जो शो करते हैं वो रेशियोज। तो अब हम वर्किंग कैपिटल रेशियोज की तरफ चलते हैं और वर्किंग कैपिटल रेशियोज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज में बहुत सारे रेशियोज आते हैं, जिसमें से कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है। तो कॉमन वाले दो चार तीन हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी के फॉर्मूले आप अपनी बुक से जो है वो रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन कॉमन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। देखिए जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि भाई आपने इन्वेंट्री खरीदी, वो फौरन नहीं बिकती है, वो कुछ टाइम लगती है बिकने में, और जितने टाइम में वो बिकती है
लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि 30 दिन बाद इन्वेंट्री बिकती है, तो ये मेरे कहलाते हैं स्टॉक डेज। क्या कहलाता है? इन्वेंट्री डेज कहलाता है या कहलाता है स्टॉक डेज। जब इन्वेंट्री बिक जाती है तो वो रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाती है, वो फिर भी मेरे पास पैसा नहीं आया होता, कैश नहीं आया होता। रिसीवेबल जो है वो मुझे बोलते हैं भाई हमें 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का उधार दो। लेट से मैं अपने रिसीवेबल्स को 20 डेज का अगर उधार दे रहा हूं, तो ये 20 डेज मेरे कहलाते हैं डेटर डेज। ये जो 20 डेज होते हैं ये मेरे कहलाते हैं डेटर डेज। ठीक है, डेटर डेज कहलाते हैं ये 20 दिन। जितने दिनों का मेरे रिसीवेबल, मेरे डेटर्स, मेरे कस्टमर्स मुझसे उधार मांग रहे हैं, वो कहलाते हैं डेटर डेज। फिर ये मुझे पैसे दे देते हैं तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज है स्टॉक डेज, मेरी खरीदी हुई इन्वेंट्री कितने दिनों में बिकती है। मिसाल के तौर पर अगर 30 दिन मेरे स्टॉक डेज हैं, तो लेट से अगर मैंने 1 जनवरी को इन्वेंट्री खरीदी थी, फिर मैंने अपने शोरूम पर उसको सेट करा, मैंने कोशिश करी कि ये इन्वेंट्री बिक जाए। 30 दिनों बाद ये इन्वेंट्री लगभग बिकी, तो मैंने ये कह दिया कि मेरे स्टॉक डेज 30 डेज हैं। फिर वो रिसीवेबल्स बन गई, यानी कि एक कस्टमर इन्वेंट्री ले गया, लेकिन उसने ये बोला कि मैं तुम्हें 20 दिन बाद पैसे दूंगा। तो जितने दिनों बाद ये कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है, ये मेरे रिसीवेबल डेज कहलाएंगे। लेट से ये 30 जनवरी को मुझसे चीजें ले गया और उसने 20-21 दिन की पेमेंट की कमिटमेंट करी, तो लेट से इससे जो मुझे पैसे दिए होंगे ना, वो 20 फरवरी वाले दिन दिए होंगे। ये जितने दिनों में मेरा कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है, ये कहलाते हैं डेटर डेज। अच्छा, जिस तरह से कस्टमर हमसे उधार पर चीजें खरीदते हैं, इसी तरह से हम भी अपने जो सप्लायर्स होते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं या जिनसे हम चीजें खरीदते हैं, हम उनसे भी उधार मांगते हैं। तो लेट से एज्यूम कर लो कि 1 जनवरी को जब मैं इन्वेंट्री लेकर आया था, 1 जनवरी को जब मैं इन्वेंट्री लेकर आया था, तो जिससे मैंने इन्वेंट्री परचेज करी थी, यानी कि मेरा जो पेएबल होगा, मेरा जो सप्लायर होगा, ठीक है ना, या मेरा जो क्रेडिटर होगा, पेएबल भी कह सकते हैं, क्रेडिटर भी कह सकते हैं, सप्लायर भी कह सकते हैं, इसको मैंने बोला था कि भाई मैं आपको जो है ना वो पैसे दूंगा, लेट से 35 दिन बाद मैं आपको पैसे दूंगा। 35 डेज का मैंने इससे जो है ना वो टाइम पीरियड लिया हुआ था पैसे वापस करने का, पैसे पे करने का। इसका मतलब मैंने इसको बोला हुआ था कि 1 जनवरी को मैं तुमसे चीजें लेकर जा रहा हूं ना, तो मैं तुम्हें 35 दिन बाद, यानी कि लगभग लगभग 5 फरवरी के आसपास तुम्हें पैसे दूंगा। जितने पीरियड का मैं अपने सप्लायर से टाइम लेता हूं, ये कहलाता है मेरा क्रेडिटर डेज। ठीक है, ये कहलाता है क्रेडिटर डेज। जितने दिनों का मैंने अपने सप्लायर से उधार लिया है, ये कहलाता है क्रेडिटर डेज। ठीक है जी। तो अगले वीडियो में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं और वर्किंग कैपिटल रेशियोज की डिटेल देखते हैं। लेकिन 3 नाम आपको पता हो जाने चाहिए: स्टॉक डेज, डेटर डेज और क्रेडिटर डेज या पेएबल डेज। थैंक यू।